यस, वी आर लाइव। ओके सर। प्यारे बच्चों नमस्कार। फोक्स कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र स्वामी और आज अपने ऑनलाइन क्लासेस में के क्रम में आज अपनी तीसरी क्लास है। हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रुप थ्योरी के बारे में। हमने अलजेब्रा वाले पेपर को स्टार्ट किया और खैर एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि सिर्फ एक ही पेपर है इस बार। अब मेरा ये रहता है कि हम पिछले कई सेशन से जैसे 9-10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ये रहता है कि पहला पेपर दूसरा पेपर तो रेंडमली कभी ये निकल जाता है कि हम पहले वाले पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस बार यूनिवर्सिटी ने एक ही पेपर किया है, नाम था अलजेब्रा। तो एक ही पेपर है मैथ्स का सब, अलजेब्रा। और आज अपनी ऑनलाइन क्रम में तीसरी क्लास है ये। और तीसरी क्लास में पहले वाली दो क्लास में हमने क्या किया, पहले एक क्लास में हमने सेट के बारे में पढ़ा था कि सेट कितने प्रकार के होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट, सॉरी, वॉइड और नॉन वॉइड। नॉन वॉइड में ही हम ग्रुप देखते हैं, वॉइड यानी खाली सेट में हम ग्रुप देखते ही नहीं है। कल वाली क्लास में हमने किया कि ग्रुप था क्या। तो मैंने कहा ग्रुप होने के लिए एक सेट आएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन आएगा। वो बाइनरी ऑपरेशन के साथ वो सेट जो है आपका, वो चार प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए। पहली थी क्लोजर, दूसरी थी एसोसिएटिविटी, तीसरी थी आइडेंटिटी और चौथी प्रॉपर्टी का नाम था इनवर्स। अगर कोई सेट उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए वो चारों प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो ग्रुप है साहब। तो वो क्या है, वो ग्रुप है। खैर इस क्रम में हम एक नेक्स्ट कदम पे जाएंगे और वो अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन लिखेंगे। पर पहले कल वाली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फोक्स कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और बीएससी थर्ड ईयर की क्लासें रेगुलर नियमित रूप से स्टार्ट है। जो भी बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन आप फोक्स कोचिंग सेंटर से जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। फीस दोनों की सेम रहेगी, ज़्यादा कोई फीस नहीं रहेगी। और ज़्यादा कोई क्वेरी है आपकी तो आप इन नंबरों पे कॉल कर लो सब। नीचे जो इस इमेज के नीचे जो फोटो दिए है, बाकी यही है कि आप प्ले स्टोर पे जाके अगर आप ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हो तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ से फोक्स कोचिंग सेंटर नौहर नाम से एक ऐप होगा, उसको डाउनलोड करो। और यहाँ शायद एक दो क्लासें आपको डेमो मिल जाएगी। और या फिर ये क्लासें आप शायद, मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे भी डाल दें हम ये क्लास, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, डजेंट मैटर। आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर लो और इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप इन नंबरों पे कॉल कर लो सब। क्लियर। हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। ठीक, कलर ठीक है बोर्ड का, सही है मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही आ रहा है सर। ओके। तो मैं कल आपको बता रहा था ग्रुप की डेफिनेशन। मैं कल ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में बात की थी। ग्रुप क्या होता है, एक एरिक्त, पहली कंडीशन है कि वो एरिक्त समुच्चय होना चाहिए, एरिक्त सेट होना चाहिए। एरिक्त समुच्चय अगर वो चार कंडीशन को फॉलो कर दे किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन का मतलब स्टार प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जैसे कल मैंने बात की कि वो प्लस माइनस डिवाइड क्रॉस कुछ भी हो सकता है। इनके अलावा भी कोई और ऑपरेशन हो सकता है। प्लस होगा तो मैं नहीं बताऊंगा, प्लस का मतलब आप जानते हो कि उन दोनों संख्याओं को ऐड करना है, माइनस का मतलब उन दोनों संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई का मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करना है। ये चार जो ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस डिवाइड क्रॉस, उनके बारे में तो आप सब कुछ जानते हो। पर जो भी नया ऑपरेशन, जैसे प्लस की जगह मैं स्टार लिख देता हूँ, तो फिर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि यहाँ ये ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है। तो उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ वो चार प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करे। पहली क्लोजर, जिसको मैंने G1 से लिखा था, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको मैंने G1 से लिखा था। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम था एसोसिएटिविटी। मैंने कहा था इंग्लिश में नाम याद रखने को, आप इंग्लिश में ही नाम याद रखोगे तो ठीक रहेगा। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम था आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी, यही थी अपनी चिकनागढ़ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसका नाम G3 था। और चौथी जो प्रॉपर्टी थी उसका नाम था इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी ये G4 थी अपनी। अगर कोई सेट, और सेट मतलब सेट नहीं, नॉन वॉइड सेट खाली नहीं होना चाहिए साहब। एक क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू में ऐसा, और इस बार तो यूनिवर्सिटी ने सेक्शन ए में यही कहा है कि मैं 5 एमसीक्यू पूछूंगा। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन पूछूंगा, 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे और 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक होंगे, यानी रिक्तानों की पूर्ति वाले 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन आपके एबेसेडे वाले भी आएंगे। तो एमसीक्यू यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पास होंगे और उनमें से आपको सर्च करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी बुक में जितने भी नवकार पब्लिकेशन की बुक में जो लास्ट में दे रखे हैं, लास्ट में लगभग किसी चैप्टर के 40 क्वेश्चन दे रखे हैं, किसी में 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको लगाना आपको बहुत जरूरी है। और अगर आप थ्योरी कर लेते हो तो वो क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, वो फिर पैरों की धूड़ हो जाएगी आपके। तो पहली बात वो एरिक, ये क्वेश्चन बनता है वहाँ,
पूछा गया है क्या कि आप कोई खाली सेट होता है वो समुच्चय हो सकता है? नहीं साहब, खाली सेट समुच्चय सॉरी खाली सेट ग्रुप नहीं हो सकता। खाली सेट ग्रुप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पहली कंडीशन ये है कि वो पहले तो एरिक्त होना चाहिए, एरिक्त के बाद में वो चार कंडीशन उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ में एग्जिस्ट करे। पहली कौन सी है? क्लोजर। दूसरी कौन सी है? एसोसिएटिव। तीसरी कौन सी है? आइडेंटिटी। और चौथी कौन सी प्रॉपर्टी है? इनवर्स प्रॉपर्टी। ये चार प्रॉपर्टी उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ उस सेट ने एक्सेप्ट कर लिया तो हम कहेंगे कि वो क्या हो जाएगा? वो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है साहब। फिर हमने कहा इस पे एग्जांपल बताओ। तो पहले मैं इनकी डेफिनेशन लिख देता हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन एक दो बार आप लिख के देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या थी कि आपको रैंडमली उस सेट से जो भी सेट ग्रुप होने की चाह रखता है उससे दो एलिमेंट लिख लो। मैं यहाँ जी लिख रहा हूँ, कोई सेट का नाम नहीं दिया है, इसका मतलब मैं ग्रुप प्रूव करना चाहता हूँ और ग्रुप प्रूव करना चाहता हूँ तो सेट का नाम मैं जी लिख देता हूँ एक बार के लिए। जैसे ग्रुप को GROUP से लिखते हैं तो मैं उसके कैपिटल अक्षर पहले कैपिटल अक्षर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ जी से। यानी ए बी का मतलब है ये दो एलिमेंट है। ए बी का मतलब यहाँ फिक्स ए बी नहीं है, ए बी का मतलब कोई भी रैंडमली दो एलिमेंट हो सकते हैं। कोई भी दो एलिमेंट उठाओ और दोनों के बीच में संक्रिया लगाओ, और दोनों के बीच में संक्रिया लगाओगे, प्लस है तो प्लस करो। जैसे 3 और 2 ले लिया आपने, उस ग्रुप के एलिमेंट थे, तो 3 + 2 करो तो एक ही एलिमेंट आएगा 5। 3 + 2 करने से एक आंसर आएगा और उस आंसर का वो आंसर कौन सा होगा? 5। तो 5 आपके पास है कि नहीं है ये आपको देखना होगा। अगर 5 है तो क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रहा है, अगर 5 नहीं है तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी, 5 आपके पास है तो क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करेगा और 5 नहीं है तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी थी एसोसिएटिविटी, ये आपने +2 में भर भर के कर रखी है। इस बार आपको 3 एलिमेंट लेने थे और आपको 3 में से पहले 2 के बीच में संक्रिया लगाओ, फिर तीसरे के बीच में लगाओ, या फिर लास्ट 2 के बीच में संक्रिया लगा के फिर पहले के बीच में संक्रिया लगाओ। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर दोनों बराबर आते हैं तो एसोसिएटिविटी। और फिर मैं आपको बता देता हूं कि जो भी फाइनाइट सेट होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं, जो भी इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल हो गए उनमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई हो ही जाती है। प्लस और क्रॉस के लिए देगा, प्लस और क्रॉस के लिए हो जाती है, फिर भी हमें चेक करना होगा। G3 प्रॉपर्टी, इसका नाम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मैंने बताया था, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है चिकनागड़ा। यानी एक ग्रुप में या ग्रुप के पास हमें चेक करना है कि नहीं है कि किसी संक्रिया के लिए एक ऐसा एलिमेंट होता है जो ग्रुप के एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस एलिमेंट का ग्रुप के एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास प्लस एक संक्रिया है तो मेरे पास प्लस एलिमेंटों के लिए बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे प्लस संक्रिया के लिए मैं 5 ले लेता हूँ कि 5 में क्या जोड़ूं कि 5 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, यानी आंसर 5 ही आना चाहिए, तो वो आंसर हो जाएगा 0। 5 में क्या जोड़ें कि 5 ही आए, तो मैंने कहा 0। 6 में क्या जोड़ें कि 6 ही आए, तो मैंने कहा 0। 7 में क्या जोड़ें कि 7 ही आए, तो मैंने कहा 0। इसका मतलब जब जब मैं जोड़ बोलूंगा तब तब मेरा आंसर आइडेंटिटी के रूप में 0 रहेगा। ये जो 0 है वो आइडेंटिटी है किसकी? योग की, प्लस की। तो हम इस बात को यूं लिख सकते हैं, हम इस बात को यूं पढ़ सकते हैं कि आइडेंटिटी हमेशा संक्रिया की होती है। आइडेंटिटी हमेशा संक्रिया की होती है। तो यहाँ संक्रिया देखनी है और संक्रिया के इसकी डेफिनेशन क्या थी कि रैंडमली कोई भी एलिमेंट ले लो। अब ये एलिमेंट कोई भी हो सकता है ग्रुप का, इस ग्रुप के एलिमेंट के साथ आप कोई एक ई, एक बार के लिए ई मान लो कि मेरे पास वो एलिमेंट ई है और स्टार मतलब ऑपरेशन है। चाहे आप उस एलिमेंट के बाद में लगा दो ई को, चाहे उसको पहले लगा दो। इसका मतलब ये है कि जोड़ के लिए देख रहे हो तो जैसे एलिमेंट आपने 5 लिया है तो 5 + 0 या फिर 0 + 5, आना 5 ही चाहिए। अगर एलिमेंट आपके पास ए है तो वापस आंसर आपका ए ही आना चाहिए। वापस आंसर, अगर आपने जैसे एलिमेंट ले लिया, आपने एलिमेंट इसीलिए लिया जाता है कि आपको पता रहे कि आपकी आइडेंटिटी कौन है, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट हो गए, दोनों एलिमेंट फिर डिसाइड क्या करोगे, तो आपको पहले पता होगा कि ये मेरे पास एलिमेंट है, ये मेरी संक्रिया है। अब मैं यहाँ क्या रखूं कि वापस ये एलिमेंट आ जाए। गुणा है तो गुणा क्या करूं, जैसे 5 में किसका गुणा करूं कि 5 ही आ जाए, तो गुणा करते ही मैं आंसर 1 दे दूंगा। तो हमेशा संक्रिया की आइडेंटिटी होती है, गुणा की आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है, प्लस की आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है। ये बात भी याद रखना आप। तो यहाँ ये जो ई का जो भी मान आएगा वो आपको चेक करना है। ई का मान आप निकालोगे, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन से आप ये या इससे दोनों सही, दोनों से आपके पास एक ई का मान आएगा और दोनों ई के मान यहाँ इस वाली इक्वेशन से कहो, चाहे इस वाली इक्वेशन से, चाहे इसको और इसको बराबर रख लो, चाहे इसको और इसको बराबर रख लो, यहाँ से ई के 2 मान आएंगे। 2 का मतलब दोनों समान आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ई के यहाँ से आपके पास एक अलग मान आ गया, ई के यहाँ से इस वाली इक्वेशन से एक अलग मान आ गया, तो आप कहोगे कि देखो साहब मेरे पास तो 2 आइडेंटिटी, नहीं नहीं नहीं, 2 आइडेंटिटी मतलब गलत। आइडेंटिटी आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए, और फिर आपको दोनों इक्वेशन से दोनों समान आंसर आए हैं तो फिर देखो कि आपके सेट के पास वो एलिमेंट है कि नहीं है, यानी ई का मान वो आपके पास है कि नहीं। अगर है तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं होगी। क्लियर है? चौथी प्रॉपर्टी का नाम है इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैंने यहां भी यही लिखा कि फॉर ऑल मान लो ए। अब मैंने कल बताया था आपको कि इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है, आप इस बात को यूं पढ़ सकते हो विलोम। जैसे हिंदी वाले शब्दों का विलोम होते हैं, वैसे मैथ्स के प्रत्येक एलिमेंट का एक प्रतिलोम होता है। हम वहां विलोम पढ़ते हैं, यहाँ प्रतिलोम पढ़ते हैं।
प्रतिलोम का मतलब कल मैंने बताया था, जैसे एक वर्ड ले लेते हैं हम हिंदी का, जैसे राजा, राजा का विलोम रानी। तो इसका मतलब दुनिया में जो भी वर्ड है उनके विलोम है। दुनिया में जो भी वर्ड है, जैसे खरगोश है तो मादा खरगोश, खरगोश का विलोम खरगोश की तरह यूज कर सकते हैं हम, खरगोश मादा खरगोश, यानी खरगोश का विलोम खरगोश ही हो गया। तो इसका मतलब है कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके विलोम वो खुद ही होते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके विलोम वो दूसरे होते हैं, जैसे राजा का विलोम रानी। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि मेरे पास मैथ्स में भी उन वर्डों की तरह मेरे पास कुछ, आपके पास यूं कह सकते हो, एक मिनट भाई, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। आप कह सकते हो कि ए आपके पास कोई एलिमेंट है उस वर्ड की तरह, जैसे हिंदी में कोई वर्ड होता है वैसे ही ग्रुप उस सेट के पास कोई एक एलिमेंट होगा, और रैंडमली प्रत्येक एलिमेंट के बारे में देखना है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे एक एलिमेंट के बारे में चेक कर लिया कि है साहब, नहीं। ओवरऑल का मतलब होता है प्रत्येक एलिमेंट के, तो जी का जो भी एलिमेंट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एक अलग ही आएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए कोई एलिमेंट होगा तो उस ए एलिमेंट के लिए उस संक्रिया, जो भी संक्रिया होगी, जैसे यहाँ स्टार संक्रिया दिया, प्लस है तो प्लस लगा लेना, माइनस है तो माइनस कर लेना, गुणा है तो गुणा कर लेना, जो भी संक्रिया दिया देगा ये संक्रिया कि इसका इनवर्स बी है। ए तो मेरे पास एलिमेंट है, ए का मुझे पता होगा कि मैं इस एलिमेंट का इनवर्स जानना चाहता हूँ, तो ए तो फिक्स हो गया। अब ए के लिए एक एलिमेंट और होगा, तो दोनों एलिमेंट उस संक्रिया के साथ आके बैठेंगे और आपको आइडेंटिटी दे देंगे। अब जैसे आइडेंटिटी होता है वैसे ये होता है, चाहे तो आप उस एलिमेंट को, जैसे आपको उस एलिमेंट का पता है कि मेरे पास ए एलिमेंट है, और आपको पता करना है इस एलिमेंट का इस संक्रिया के साथ इनवर्स कौन सा है, तो मान लेते हैं बी है मेरे पास, और हमेशा बी मान लिया करो, हमेशा बी मान लिया करो। आपको कोई एग्जांपल ऐसा नहीं देखना है कि 5 का गुण प्रतिलोम के अपने आप आ जाएगा, या ई मान लिया करो या इनवर्स को बी मान लिया करो, जो भी एलिमेंट है, जैसे 5 का इनवर्स देखना है तो आप मान लिया करो कि 5 का इनवर्स बी है, और फिर वो संक्रिया में लगा के देख लो, यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है। चाहे तो आप इस साइड से लेके आओ, यानी ये क्या है, एलिमेंट के जो इनवर्स बैठा है वो राइट हैंड साइड में बैठा है, एलिमेंट के राइट हैंड साइड में ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का राइट हैंड साइड कौन सा हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट के राइट हैंड साइड में बैठा है। चाहे ये एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में बैठा हो, चाहे तो मैं एलिमेंट, आपको ए तो पता ही है, ये तो मुझे पता ही रहेगा, ए का इनवर्स निकालना है, तो चाहे तो ए एलिमेंट के जो आपका इनवर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, चाहे वो राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ से बराबर आएगा, और उसका मान हमेशा ई आना चाहिए। आप इस बात को यूं याद रख सकते हो कि जब जब दो एलिमेंट उस संक्रिया के दोनों एलिमेंट जब जब उस संक्रिया के साथ में आके बैठे तो हमेशा वो आइडेंटिटी देंगे। अब ये आइडेंटिटी क्या है, ये अपनी तीसरी प्रॉपर्टी मान निकाल रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर तीसरी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करती है तो चौथी प्रॉपर्टी को लगा के देखना है। अगर तीसरी नहीं करती इसका मतलब ई का मान मेरे पास है नहीं, और ई का मान नहीं है तो फिर ई लिखोगे कहाँ से, क्लियर है। अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ से बी का मान निकालना है, बी क्या है, इनवर्स ऑफ ए है, ए ही, ये जो बी है वही इनवर्स ऑफ ए है, और ये जो बी का मान आएगा वो आपको चेक करना है कि आपके प्रत्येक बी का मतलब प्रत्येक ए के लिए प्रत्येक बी एक अलग बनेगा, प्रत्येक एलिमेंट के हम आगे थ्योरमों में देखेंगे प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी एक होता है, तो हम इस बड़े थ्योरम से अगर आपके प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी कर रहा है, इनवर्स कर रहा है, इसलिए क्लोजर भी है, एसोसिएट आइडेंटिटी, फाइनली हम कहेंगे सेट है वो उस आपकी उस संख्या के लिए। फाइनली हम इस पर एग्जाम्पल करते हैं, इससे पहले मैं आपके बात बता देता हूँ। मैंने कहा ग्रुप होता क्या है, तो आपने कहा एक नॉन वॉइड सेट किसी संख्या के लिए ग्रुप, आपने 3 बातें बोली, एक नॉन वॉइड सेट, पहली बात आपने ये, नॉन वॉइड सेट, नॉन वॉइड का मतलब अरिक्त होना, खाली नहीं होना। इसका मतलब पहली बात आप डिसाइड कर लो कि वो खाली नहीं है। अगर कोई खाली है और फिर आप चेक कर रहे हो कि वो ग्रुप है तो फिर सही नहीं है। खाली होगा तो डिनाई कर दो कि नहीं साहब ये ग्रुप ये हो ही नहीं सकता, खाली है तो ग्रुप नहीं हो सकता। तो सेट एलिमेंट के आधार पे हमने 3 टाइप के बताए थे, एक होगा खाली, एक होगा परिमित, एक होगा अपरिमित। अब एक खाली को तो हमने बाहर कर दिया, अब 2 प्रकार के सेट और बच गए आपके पास, या तो फाइनाइट सेट है या तो इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट का मतलब है कि जिसमें एलिमेंटों की संख्या आप गिन सको, 1 है, 2 है, 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, जितने भी हैं पर गिन सकते हैं, तो वो तो फाइनाइट है। और जिनमें एलिमेंटों की संख्या इनफाइनाइट है, फाइनाइट सेट, जैसे एन है, नेचुरल नंबर का सेट है, जैसे रियल नंबर का सेट है, जैसे रेशनल नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट है, जैसे होल नंबर का सेट है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे के सारे इनफाइनाइट। ठीक है सब फाइनाइट हो गया। तो 2 प्रकार के सेट बच गए, एक बच गया फाइनाइट, एक बच गया इनफाइनाइट। अब दोनों को करने के तरीके दोनों की बात एक ही है कि दोनों को चेक एक ही तरीके से करते हैं, पर हमें ड्राइव करने का मेथड अलग अलग है दोनों को। ऐसा नहीं है कि इनमें आप फोल्डर में अलग अलग डाल दो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा और ऐसा होगा तो नहीं, डेफिनेशन चारों में है। जब फाइनाइट सेट आता है तो मुझे फोर ऑल करने की जरूरत नहीं होती। फोर ऑल का मतलब आप कोई भी, फोर ऑल का मतलब आप कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मेरे पास एक सेट है और सेट में जी एक मेरे पास सेट है जिसमें 4 ही एलिमेंट है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। एक तो ये सेट है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा,
और एक मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये तो है फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें एलिमेंटों की संख्या क्या है, फाइनाइट है, 4 ही है। और ये क्या है, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें एलिमेंटों की संख्या अनंत है, अनंत तो ये इनफाइनाइट। तो ये एक फाइनाइट है और ये एक इनफाइनाइट है। अब मैं कहूंगा ये फाइनाइट है और आप डेफिनेशन में क्या लिख रहे हो, फॉर ऑल कोई भी एलिमेंट ले लो, बात ठीक है आपकी। अब फॉर ऑल का मतलब कोई भी ले लो, कोई का मतलब आप या तो एक की जगह वन ले सकते हो, अब होना ग्रुप का ही चाहिए, सेट का ही चाहिए, तो आप या तो वन ले सकते हो, या आप एक की जगह माइनस वन ले सकते हो, या आप एक की जगह आयोटा ले सकते हो, या आप एक की जगह माइनस आयोटा ले सकते हो। चार ही तो है आपके पास। अब ए आपको जी में से कोई एलिमेंट उठाना है तो चार ही तो ले सकते हो, तो इसका मतलब फोर ऑल वाली बात तो ठीक है आपकी, पर उसको मैं एक रिस्ट्रिक्शन में बांध दूंगा कि देखो मेरे पास यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, मेरे पास लिमिटेड एग्जाम्पल मिलेंगे। लिमिटेड मतलब हो सकते हैं 200 एग्जाम्पल मिल जाए, पर इतना बड़ा सेट नहीं देगा, या तो सेट में 4 ही एलिमेंट होंगे, या तो 5 हो जाएंगे, या 6 हो जाएंगे। तो या तो फिर वो 6 एग्जाम्पल बनेंगे, या तो वो 36 एग्जाम्पल बन जाएंगे, 6 गुणा 6 36 एग्जाम्पल बन जाएंगे। और 36 एग्जाम्पल में मैं इन 36 एग्जाम्पलों को एक साथ लिख दूंगा सभी को कि टेबल में आ जाएंगे। तो ये वाली कंडीशन हम फोर ऑल फोर ऑल फोर ऑल फोर ऑल करके डेफिनेशन से नहीं, पर अगर इसमें कहूं तो आप टेबल में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल इनफाइनाइट पड़ेंगे। अगर एलिमेंट इनफाइनाइट है तो एग्जाम्पल भी इनफाइनाइट पड़ेंगे, कि एक ही जगह में 1 ले सकता हूँ, एक ही जगह में 2 ले सकता हूँ, एक ही जगह में 3 ले सकता हूँ, एक ही जगह में 4 ले सकता हूँ, तो मैं इनफाइनाइट ले सकता हूँ, कितने ही नंबर ले सकता हूँ। एक के नंबर बदलते जाएंगे, जितने बार नंबर बदलोगे उतनी बार एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। कि क्लोजर है कि नहीं, आप ऐसे ही तो करके देखो, जैसे एन नेचुरल नंबर के पास 1 है, नेचुरल नंबर के पास 2 है, तो 1 और 2 आएगा तो एक आंसर आएगा, फिर 2 और 3 आएगा तो एक आंसर आएगा, 1 और 3 आएगा तो एक आंसर आएगा, 1 और 2 आएगा तो एक आंसर आएगा, 2 और 1 आएगा तो एक आंसर आएगा, 3 और 4 आएगा तो एक आंसर आएगा। इसका मतलब हर बार ए और बी की जगह क्लोजर में इनफाइनाइट एग्जाम्पल। तो जब इनफाइनाइट प्रकार का सेट होगा ना, तो हम डेफिनेशन लगा लगा के और देखेंगे कि अगर कोई अपवाद मिला तो उसको मैं लिख दूंगा कि देखो साहब यहाँ ये अपवाद है, इस एलिमेंट का अगर एक ही जगह में ये ले लेता हूँ तो ये क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स में से कोई एक प्रॉपर्टी को डिस क्वालिफाई कर देगा, और हम कहेंगे कि ग्रुप नहीं हो सकता। पर यदि फाइनाइट है ना सेट, तो फिर इसको हमें टेबल से लगा दूंगा, ताकि आपको बार बार आपको दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़ेगा। एक टेबल बनाएंगे, टेबल में सारा का सारा मामला आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा यही क्लोजर है, यही एसोसिएट, यही आइडेंटिटी, यही इनवर्स है, चारों उसी में दिखेंगे। और इवन एक मैं आगे अबेलियन ग्रुप भी करवाऊंगा तो वो प्रॉपर्टी भी वहीं दिख जाएगी। तो फाइनाइट सेट को करने का मैं कहूँगा थोड़ा सा इजी है मेथड, और इनफाइनाइट सेट के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, कि आपको सोचना होता है कि यार कौन सा एलिमेंट ऐसा हो सकता है जिसमें डेफिनेशन फॉलो नहीं हो रही। तो क्लियर हो गई बात। एक फाइनाइट हम दोनों एग्जाम्पल करेंगे, अभी दोनों ही एग्जाम्पल करेंगे। आपकी बुक का पहला एग्जाम्पल हम करेंगे, और आपकी बुक का शायद हम पांचवा या छठा एग्जाम्पल है वो भी हम करेंगे। फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल करेंगे, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। तो देखो, तो अगर फाइनाइट होगा तो टेबल बना लेंगे, और अगर इनफाइनाइट होगा तो फिर थोड़ा सा मुशक्कत करनी पड़ेगी। फिर उसमें लिखने का काम इजी है, सोचने का काम ज्यादा है। यहाँ सोचने का काम कम है, लिखने का काम ज्यादा है। तो सोचने का काम, लिखने का काम कम है, सोचने का काम ज्यादा है फाइनाइट सेट में। इनफाइनाइट सेट में लिखने का काम तो इतना ही है, सेम यही प्रोसेस रखेंगे, डिट्टो डिट्टो यही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारी की सारी डेफिनेशन लिखनी है, ये क्लोजर में ये डेफिनेशन लिख देंगे, एसोसिएटिव में ये डेफिनेशन लिख देंगे। आइडेंटिटी अगर नहीं है, आपको पता चल गया कि देखो साहब इसकी आइडेंटिटी तो ये आएगी, ये है नहीं है, तो मैं लिख दूंगा देखो साहब आइडेंटिटी एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो एग्जाम्पल से हम यहाँ तो डेफिनेशन ही लिखेंगे इनफाइनाइट सेट में, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल बहुत सारे बन सकते हैं, तो एग्जाम्पल बार बार बना के थोड़ी देखेंगे यार। टेबल में लिखेंगे तो टेबल में इनफाइनाइट एग्जाम्पल नहीं आएंगे। इसका मतलब इनफाइनाइट सेट को तो करने का सिर्फ यही तरीका रहेगा, अभी हम करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर फाइनाइट है तो उसको फिर मैं टेबल से सारे मामलों को लिख दूंगा। जैसे अभी देखो हम एग्जाम्पल करते हैं, ये बात समझ में आ गई आपको? एक बार पॉज कर लो वीडियो को, या रिवर्स कर लो, थोड़ा देख लो, एक बार फिर से देख लो कि अगर कोई, पहली बात वो एरिक तो होना चाहिए, एक संक्रिया देगा, उस संक्रिया के साथ आपको ग्रुप चेक करना है। हाँ, इसके बाद हम पता करेंगे कि वो अगर कुछ जो सेट होते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, लास्ट वाली प्रॉपर्टी तक बीच में ही रुक जाते हैं, तो उनके नाम कुछ अलग अलग हो जाते हैं। छोटे क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो बात करेंगे हम। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपकी बुक का इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम्पल नंबर सी, मेरे पास एक सेट है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा और गुणा संक्रिया, यानी बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, गुणा है, गुणा संक्रिया। सिद्ध करो कि ये ग्रुप, ये क्वेश्चन है, ये ग्रुप है। तो यानी सेट है मेरे पास एक, इसका नाम जी है, इसमें 4 एलिमेंट है। कौन कौन से, 1 -1 आयोटा माइनस। तो पहली बात तो ग्रुप होने के लिए एक सेट होता है वो नॉन वोइड होना, खाली होना, खाली नहीं होना। तो खाली तो नहीं है, सब 4 एलिमेंट है, इसका मतलब काम तो ठीक है।
अब इसके साथ एक ऑपरेशन आना चाहिए, तो मैंने कहा ऑपरेशन आ गया, कौन सा? हाँ। तो ये ग्रुप हो सकता है, कब होगा? जब इसने चार प्रॉपर्टी को, जब ये कितनी प्रॉपर्टी को कर ले? चार प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर ले। और अगर ये चार प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लेगा तो हम कह देंगे ग्रुप है। चार में से कोई कम ज़्यादा रह जाएगी तो उनके नाम हम अगली डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि क्या उसके नाम हो जाएंगे, स्लाइड में हम चेक। एक बार के लिए मैं आपको लॉन्गी मेथड बता दूँ कि हमें क्या करना होगा। सेट में संक्रिया है, हमें क्या चेक करना है? जी क्रॉस को ग्रुप चेक करना है। जी का मतलब सेट है, क्रॉस का मतलब संक्रिया, तो ग्रुप चेक करना है, तो ग्रुप चेक करना है ग्रुप है कि नहीं है। तो अपनी डेफिनेशन क्या है कि सेट नॉन वाइड होना चाहिए, नॉन वाइड है मतलब खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं है, क्योंकि जिसमें एलिमेंटों की संख्या जीरो होगी वो खाली होगा। तो यहाँ तो एलिमेंटों की संख्या चार है और चार है, तो इसका मतलब ये ग्रुप होने के लिए तैयार हो सकता है। अब ये होगा तो कितनी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करेगा? चार। पहले का नाम क्लोजर है, तो हम पहले लगा के देखते हैं। जी1, जी1 का मतलब हो गया क्लोजर। क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि रैंडमली कोई भी फॉर ऑल ए एंड बी कम्स टू, देन ए, इस बार स्टार करना था हमें, दोनों के बीच में संक्रिया लगानी है, और संक्रिया कौन सी है? क्रॉस है, तो ए क्रॉस ये वापस जी का आएगा या नहीं आएगा। अगर आ गया तो क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर गया, और अगर नहीं आया तो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम देखते हैं। अब ये अगर इनफाइनाइट होता ना तो मैं सोचता कि मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट है, अब ए की जगह मैं क्या लेके देखूं, तो फिर मैं कहूँगा ए और बी का मैं किसी भी एलिमेंट का क्रॉस कर दूं आ जाएगा, या फिर कोई एक अपवाद मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस से रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में ही सोच लोगे, नहीं, कोई नहीं सोच पाता है। ये आपकी बात नहीं है, यूनिक नहीं है कि इसकी आप ही नहीं सोच पा रहे हो, कोई नहीं सोच पाता, क्योंकि अपवाद ढूंढने होते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल ऐसा हो जो यहाँ सेट नहीं हो रहा और मैं कह दूंगा देखो यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ देखनी है आप। तो आप कह रहे हो ए और बी कोई एलिमेंट, अब जैसे आप सोचो कि ए की जगह क्या ले सकते हो? वन, और बी की जगह -1। भाई दो एलिमेंट ही लेने, फॉर ऑल ए और बी जी के एलिमेंट होने चाहिए, तो सेट के दो एलिमेंट ले लिए मैंने, वन ले लिया और -1 ले लिया। वन और -1 को गुणा करके देखो एक बार के लिए, वन गुणा -1 कितना आएगा? -1 आएगा। क्या -1 जी के पास है? ये रहा। फिर मैं कहूँ ए की जगह नहीं वन ले लेते हैं, बी की जगह आयटा ले लेते हैं, ले लो, वन गुणा आयटा कर लो। वन गुणा आयटा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वन गुणा आयटा आयटा आ जाएगा। वन गुणा आयटा आयटा, तो आयटा है क्या आपके पास? हाँ है। या वन ले लो और माइनस आयोटा ले लो, तो वन माइनस आयोटा, माइनस आयोटा भी है आपके। या फिर आप कहो कि नहीं साहब मुझे आयोटा और माइनस आयोटा लेना है, फॉर ऑल सभी के लिए होना चाहिए, तो इसका मतलब ए और बी की जगह चाहे कुछ भी ले लो, आयोटा की जगह वन की जगह आयोटा ले लो और बी की जगह माइनस आयोटा ले लो। तो फिर कहो आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा है इस बार, क्योंकि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा का स्केयर, और माइनस आयोटा का स्केयर होता है -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो क्या +1 आपके पास है? ये रहा साहब, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई भी आपके पास। तो आप रैंडमली किसी भी एलिमेंट को उठा के देख लो, दोनों को गुणा करो, क्योंकि संक्रिया ही गुणा है तो गुणा ही लगाना पड़ेगा। प्लस होता तो मैं प्लस करके देखता, तो गुणा है और गुणा करने के बाद में जो डिजिट आएगी वो आपके पास है, कोई भी एलिमेंट हो बोले, तो इसका मतलब क्लोजर एक्सेप्ट हो रही है। क्या हम लिख देंगे? क्लोजर एक्सेप्ट है, क्लोजर। क्लोजर हो गई तो दूसरी देख लो, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है इस बार तीन एलिमेंट लेने हैं, ए तो जी के, और आपको क्या करना है इस बार संक्रिया लगानी है, गुणा। तो चाहे आप दोनों लास्ट के बीच में संक्रिया लगा लो, या पहले के बीच में संक्रिया लगा के लास्ट के बीच में फिर लगा दो, बराबर आना चाहिए मामला। अब देखो ए बी सी की जगह जैसे एलिमेंट ले लो आप, ए की जगह वन ले लिया, बी की जगह आयोटा ले लिया और सी की जगह वन ले लिया। हाँ, और ए की जगह वन लेके बी की जगह भी वन ले सकते हो, सी की जगह भी वन ले सकते हो, तीनों एलिमेंट सेम भी रख सकते हो, यहाँ भी दोनों एलिमेंट सेम भी रख सकते हो, डजंट मैटर। ए की जगह वन ले लिया, बी की जगह भी वन ले लिया, ए की जगह आयोटा ले लिया, बी की जगह भी आयोटा ले लिया, ले सकते हैं हम। कोई भी एलिमेंट हो, होना वो इसी के चाहिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं, कुछ नहीं है। ए और बी लेने, दो एलिमेंट लेने, दो बार लेने, दोनों बार में मतलब कोई भी आपको जो ठीक लगे, जो भी आपको ठीक लगे। और ऐसा नहीं है कि आपने जो एग्जाम्पल लिया उसमें सेट बैठे, सभी एग्जाम्पल में। इसलिए मैं कहता हूँ ये फाइनाइट सेट है, इसको करने का दूसरा तरीका रहेगा, उसको भी मैं बता दूंगा। ये इनफाइनाइट के लिए सेक्शन रहता है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना होता है कि, तो आप देख लो ए की जगह देखो, ए की जगह वन ले लो, बी की जगह -1 ले लो, सी की जगह आयोटा ले लो, जैसे तीनों एलिमेंट अलग ले लो। तो वन गुणा, पहले क्या कर रहा है कि आप वन को गुणा करो किससे? ए की जगह वन ले लो, बी की जगह, अगली स्लाइड में कर लेते हैं। आपने कहा ए की जगह वन ले लो साहब, ए की जगह क्या ले लो? ए की जगह वन ले लो, बी की जगह -1 ले लो, सी की जगह आयोटा ले लो, तीनों एलिमेंट अलग अलग सेम ले सकते हो, अलग अलग ले सकते हो, और कोई एलिमेंट ले। तो आपने कहा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है ए गुणा बी गुणा सी बराबर होना चाहिए ए गुणा बी, दोनों तरफ से मामला बराबर आना चाहिए। मैंने कहा एक गुणा
-1 गुणा आयोटा। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर तो आ जाएगा आपके पास 1 गुणा माइनस आयोटा, आंसर आ गया माइनस आयोटा। इसका आंसर एलएचएस का आंसर आ गया माइनस आयोटा। तो राइट हैंड साइड का आंसर कितना आएगा? कि ये कह रहा है 1 को -1 से पहले मल्टीप्लाई करो और फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करो। ये हो जाएगा -1 गुणा आयोटा और ये हो जाएगा माइनस। दोनों बराबर आ रहे हैं? अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, और ये तो मैंने एक ही एग्जांपल लिए, एक ही जगह 1, आप एक ही जगह 1, बी की जगह आयोटा, सी की जगह माइनस आयोटा ले लो, बराबर आएगा। आप एक ही जगह -1, बी की जगह आयोटा और सी की जगह -1 ले लो, बराबर आएगा। आप एक ही जगह 1, बी की जगह 1 और सी की जगह आयोटा ले लो, बराबर आएगा। आप दो एलिमेंट को सेम, तीसरे को अलग रख लो तो भी सेम आएगा। तो इसका मतलब आप लिख दो कि ठीक है सभी एग्जाम्पल पे सेट हो रहा है, जितने भी एग्जाम्पल बनेंगे एसोसिएटिव, एसोसिएटिव क्या कर रहा है, या सहचार्यता गुणधर्म का पालन हो रहा है, ऐसा लिख सकते हो। अगला देखो सर, अगला देखो, तीसरी प्रॉपर्टी चेक करो, D3। D3 का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी। नाम लिख दो एक बार के लिए कि आपको नाम भी याद रहे। अच्छा पहले डेफिनेशन लिखो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? कि रैंडमली एक एलिमेंट आपको जी का लेना है। जी का मतलब सेट से लेना, होना उसी सेट का चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा और 2 के साथ संक्रिया कर रहे हो, नहीं, दो नहीं चलेगा। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा में चारों में एलिमेंट में कोई भी एक एलिमेंट ले लो, और ये ए इस बार स्टार की जगह गुणा है, गुणा करे ई के साथ, या फिर ई पहले गुणा कर जाए ए के साथ। इसको मैं बोलता हूँ ये राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी है, ई को आइडेंटिटी कहते हैं, इसलिए राइट हैंड आइडेंटिटी है। और ये ए के लेफ्ट हैंड साइड में बैठी आइडेंटिटी, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी है। दोनों आइडेंटिटी का मान, इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण तत्समक, इसको बोलते हैं वाम तत्समक। दक्षिण तत्समक और वाम तत्समक का मान बराबर आना चाहिए, और अगर ये ई आइडेंटिटी है तो वापस इस इक्वेशन से भी आंसर ए आना चाहिए, आना चाहिए। आप दोनों ही साइड से करके देख सकते हो। जैसे रैंडमली आपने एक एलिमेंट ले लिया और मैंने कहा था ई का मान निकालना है, तो ए गुणा ई बराबर ए आना चाहिए। तो ई का मान कितना आ गया? ए बटा ए यानी बना गया। यहाँ से करोगे तो भी बनी आएगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर। इसका मतलब आइडेंटिटी का मान कितना हो गया? 1। अब ये चेक करना है कि आपके सेट के पास है कि नहीं। आप आइडेंटिटी निकाल चुके हो, आइडेंटिटी का मान पक्का आएगा कुछ ना कुछ, और वो आइडेंटिटी चेक करनी है कि आपके सेट के पास है कि नहीं है। अब अपने सेट के पास देखो ये आइडेंटिटी है कि नहीं, यानी ई की जगह 1 आया और 1 ये रहा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ कौन हो जाए? इसका मतलब आइडेंटिटी भी एक्सेप्ट कर रहा है, आइडेंटिटी भी एक्सेप्ट कर रहा है। और ऐसा लिख देना कि ई बिलोंग्स टू, ये जो आइडेंटिटी आई है वो भी जी के बिलोंग कर रही है। और चौथी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? चौथी प्रॉपर्टी का नाम है इनवर्स, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है? सर आपने कहा था कि ए रैंडमली कोई भी एक एलिमेंट होना चाहिए, वो जी का ले लो, लेना जी का ही है। और मान लेते हैं इस एलिमेंट का इनवर्स आएगा, वो आएगा बी। सभी एलिमेंट का इनवर्स होता है, हमें जीरो बात करेंगे, क्यों नहीं, बात की बात है। एक बार के लिए मान लो कि ए का इनवर्स बी है। अब अगर ए एलिमेंट है तो ये एलिमेंट संक्रिया में आएगा, संक्रिया गुणा है, गुणा, और अपने ही इनवर्स के साथ बैठेगा, तो ए का इनवर्स बी कहलाएगा। यदि इन दोनों का गुणा आइडेंटिटी आ जाए तो फिर पक्का ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है। ए और बी दोनों क्या है? एक दूसरे के इनवर्स है। ए एलिमेंट है, ये तो मुझे पता है कौन है, क्योंकि ये तो आपने उठाया है उसी जी में से, ये तो पता ही है। आपको कहा है कि बी, या फिर आप यूं कह सकते हो, बी को पहले लिख दो बोले, सेम जैसा आइडेंटिटी में वैसे ही है। ये कहलाएगा राइट इनवर्स, क्योंकि ए एलिमेंट था और उस एलिमेंट का इनवर्स है वो बी है, तो जो ए एलिमेंट का इनवर्स है वो राइट हैंड साइड में बैठा है एलिमेंट के, तो इसलिए वो राइट इनवर्स है। और यहाँ ए एलिमेंट के जो इसका इनवर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है, इसलिए लेफ्ट इनवर्स है। दोनों के मान बराबर आनेंगे और ई ही आना चाहिए। अगर तीसरी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट हुई है तो ई का मान यहाँ लिखेंगे, का मान जो भी है। तो यहाँ ए गुणा बी क्या हो जाएगा? एक, या बी गुणा ए कह दो, एक ही बात है। ए एलिमेंट था और बी इसका इनवर्स था, तो यहाँ से बी का मान निकालना है। बी बराबर कितना आ जाएगा? 1/a, से भी 1/a आएगा। इस क्या ये जी में है कि नहीं है, ये है या नहीं है, ये चेक करना होगा। तो अब इसमें प्रत्येक एलिमेंट के बारे में सोचो। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास एलिमेंट कितने थे, कि आप यहाँ देख लो, एक जी मेरे पास सेट था, जी मेरे पास 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो आपने कहा एक एलिमेंट लेना है, तो मैंने जैसे 1 ले लिया। तो 1 अगर मैं लेता हूँ, का इनवर्स बी था और बी का मान 1/a आएगा, यानी a की जगह मैंने 1 रखा तो b का मान 1/a 1 आएगा। इसका मतलब इनवर्स ऑफ 1 कितना हो गया? इनवर्स ऑफ 1 हो गया 1। इनवर्स प्रत्येक एलिमेंट का लिखना पड़ेगा। इनवर्स ऑफ दूसरा एलिमेंट -1 है, यानी यहाँ -1 रखोगे, -1 यहाँ -1 रखोगे, तो -1 का इनवर्स b था, b का मतलब है 1/1 कर दो, a की जगह आपने क्या लिया इस बार -a लिया, तो 1/-1 का इनवर्स हो जाएगा।
एक का इनवर्स एक आया, वो भी जी के पास है। माइनस एक का इनवर्स माइनस एक आया, ये भी जी के पास है। ये रहा साहब, एक का इनवर्स एक, माइनस एक का इनवर्स माइनस एक। एलिमेंट का इनवर्स भी यही खुद है। जैसे मैंने बताया खरगोश का विलोम खरगोश ही हो जाता है, खरगोश का विलोम खरगोश, दोनों ही शब्द दिए, दोनों एलिमेंट वही। अब इनवर्स ऑफ आयोटा करते हैं, इनवर्स ऑफ आयोटा। अब मैं कहूंगा आयोटा, अगर एलिमेंट ए की जगह आयोटा ले लिया आपने तो उसका इनवर्स बी था, बी का मतलब 1 अपॉन ए का मतलब आपने आयोटा लिया तो 1 अपॉन आयोटा। अब 1 अपॉन आयोटा तो नहीं दिख रहा ना मेरे पास, तो 1 अपॉन आयोटा दिखेगा, उसको सोल्व करो थोड़ा। 1 अपॉन आयोटा का मतलब है 1 अपॉन आयोटा, और इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, आयोटा से नीचे बड़ा आयोटा, नीचे बड़ा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आयोटा यानी -1 अपॉन आयोटा हो जाएगा, तो इसको मैं माइनस आयोटा लिख दूँ, हो गया माइनस आयोटा। क्या आयोटा का जो इनवर्स आया है वो आपके पास है? हाँ साहब, आयोटा ये था, आयोटा का इनवर्स आया माइनस आयोटा। और इनवर्स ऑफ माइनस प्रत्येक एलिमेंट का निकालना पड़ेगा भाई, तो इसको मैं लिख दूंगा, ये क्या हो जाएगा, आपने कहा ए की जगह इस बार आपने माइनस आयोटा ले लिया, तो यहाँ लिख दो बी इनवर्स होगा, बी का मान है 1 अपॉन आयोटा, इसका मतलब इनवर्स हो जाएगा -1 अपॉन, ऊपर नीचे आयोटा से फिर मल्टीप्लाई कर लो, नहीं रहा है, अब दिखेगा ये हो जाएगा आयोटा अपॉन, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस तो पहले से पड़ा है, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस और माइनस प्लस 1 आयोटा, यानी माइनस आयोटा अगर एलिमेंट लिया है तो उसका इनवर्स कौन होता है? आयोटा, आयोटा भी है चारों एलिमेंट का। अगर आपके पास चारों प्रॉपर्टी एक्सेप्ट हो, देखो आपने क्लोजर भी कर दिया, ये वाली स्लाइड में आपने क्लोजर ही आएगा, आपने कहा एसोसिएटिव, आपने कहा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कर रहा है, ई का मान 1 आया, वो भी मेरे पास है, एलिमेंट का जो भी इनवर्स, चारों प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रहा है, तो फाइनली ग्रुप है, हम लिख देंगे। अतः आपको आपको सिद्ध करना था कि जी जो है वो क्रॉस संक्रिय सेट जो था क्रॉस संक्रिय के लिए ग्रुप है, तो देखो साहब क्रॉस संक्रिय आप नीचे लिख, पर यार मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊं, इतने दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? अगर फाइनाइट सेट है तो मैं इसको चुटकियों में हल कर सकता हूँ, और वो कैसे कर सकता हूँ, इसका दूसरा मेथड देख, सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन का, एग्जांपल नंबर फर्स्ट का मेथड नंबर सेकंड, मेथड वो भी सही है और आपकी बुक में ये मेथड मिलेगा, ये ठीक रहेगा ज़्यादा। अगर फाइनाइट सेट आए आप लिख लेना भले कहीं, फाइनाइट सेट है क्योंकि जी आपके पास ये था, आपके पास एक सेट था -1 आयोटा, और इसकी संक्रिया थी क्रॉस, के लिए मुझे चेक करना है, चेक करना है। तो आपने कहा है कि यार अगर फाइनाइट सेट है, एलिमेंट फाइनाइट है, तो आप चुटकियों में कैसे बता सकते हो, और क्या वो काम सही होगा? बिल्कुल सही। आप क्या करो कि आपके पास जो भी एग्जाम्पल मिलेगा आप एक टेबल बना लो, यहाँ संक्रिया रख दो और यहाँ एलिमेंट रख दो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, चारों एलिमेंट अलग अलग, यहाँ भी वही एलिमेंट रख दो, रो के हिसाब से भी कॉलम के हिसाब से आयोटा। अब देखो ये जितने भी आपने एग्जाम्पल किए वो सारे यहीं एग्जिस्ट हो जाए, तो गुणा करो, क्योंकि गुणा करना है, यहाँ प्लस होता तो मैं प्लस करता, गुणा है तो गुणा करूंगा, एक गुणा करेगा एक से एक, एक गुणा करेगा -1 से, एक गुणा करेगा आयोटा से आयोटा, एक गुणा करेगा माइनस आयोटा, -1 गुणा 1, -1 गुणा -1, -1 गुणा आयोटा माइनस, -1 गुणा माइनस आयोटा तो आयोटा, आयोटा गुणा 1 आयोटा, आयोटा गुणा -1 माइनस आयोटा, आयोटा गुणा आयोटा -1, आयोटा गुणा माइनस आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर -1 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा गुणा -1 आयोटा, माइनस आयोटा गुणा आयोटा ये हो जाएगा 1, माइनस आयोटा गुणा माइनस आयोटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर -1, ये रही बात, ठीक बात। अब देखो, अब इस टेबल में देखिए आपको फाइनली ये बताना है कि क्लोज है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी भी है, इनवर्स, चारों प्रॉपर्टी, और एक पांचवी प्रॉपर्टी आएगी जिस ग्रुप का नाम चेंज हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है। पांचवी प्रॉपर्टी के लिए हम देखेंगे कि कौन सा काम करेंगे, एक बार के लिए ग्रुप सिद्ध करना है, ग्रुप में चार ही प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव आइडेंटिटी। अब थोड़ा यूं देखो कि आप क्लोजर कर रहे थे, ये रफली काम है, अब नीचे लिख देंगे टेबल को देखने से क्लोजर प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट हो रही है। क्लोजर में क्या कहा था कि फॉर ऑल कोई भी एलिमेंट लो ए बी जो जी के होने चाहिए, और यहाँ संक्रिया गुणा थी तो ए गुणा बी करने के बाद में भी जी आना चाहिए। अब ए और बी की जगह क्या हो सकते हैं, आपने कहा ए की जगह 1 हो सकता है -1 हो सकता है, तो ये ए मान लो आप 1 हो सकता है -1 हो सकता है आयोटा हो सकता है कोई एक एलिमेंट हो सकता है, जैसे ये कोई एलिमेंट हो सकता है, बी की जगह 1, ए की जगह 1 बी की जगह 1 नहीं हो सकता, ए की जगह 1 बी की जगह -1 कुछ भी हो सकता है ना, तो ए इनमें से कोई एलिमेंट चूज कर लो और बी इनमें से, चाहे कुछ भी हो रिजल्ट तो यही मिलेगा ना आपको, यही तो प्रोडक्ट मिलेगा इतना, भाई ए गुणा बी होगा, दो एलिमेंट जब डॉट करेंगे तो इतना ही तो प्रोडक्ट मिलेगा, टेबल का जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, जो आपको आउटपुट मिल रहा है यही तो है वो,
और आपने कहा है कि ए गुणा बी होने के बाद में जो भी रिजल्ट आए वो जी में रहना चाहिए। तो क्लोजर कैसे चेक करते हैं टेबल में? क्लोजर सिंपल ऐसे चेक करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आया है सभी एलिमेंट को अच्छे ध्यान से देखो, क्या इनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो सेट के पास नहीं है, या कोई एलिमेंट ऐसा है जो स्किप हो गया है? देखो ये एलिमेंट माइनस आयोटा, ये रहा सब, ये माइनस वन आया है, ये आयोटा और आयोटा के गुणा होने से आया है, इसका मतलब माइनस वन आया है। माइनस वन आएगा आपके पास, ये आप इस एलिमेंट को देखो, ये वन है, ये किस किस एलिमेंट के मल्टीप्लाई से हुआ है? ये और इसके मल्टीप्लाई होने से ये आया है। इसका मतलब एक की जगह आपने माइनस आयोटा लिया होगा, बी की जगह आपने आयोटा लिया, वन मिला होगा, वन है ना आपके पास ये। तो जो भी एलिमेंट प्रोडक्ट में आपको मिला है वो सारा का सारा किसके पास है? इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट हो रही है डायरेक्ट टेबल में। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आप लगा के देख सकते हो, ए की डी और सी तीन एलिमेंट लेने होंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, और ये गुणा और प्लस के लिए हो ही जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ टेबल वाले मामले में। तो आपको ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी गुणा सी करके दिखाना। ए बी सी का मतलब कोई भी एलिमेंट है, अब ए बी सी की जगह ए बी की जगह ये ले लो, सी की जगह ये ले लो, ए की जगह ये ले लो, बी सी की जगह ये ले लो, कुछ भी ले लो, पर दोनों तरफ से मल्टीप्लाई हमने करके भी देखा बराबर आएगा। आप करके देख लेना। तो आप कहोगे सीधा लिख दो, अब मैं एक रिजल्ट लिख दूंगा ये टेबल बनाने के बाद में, डायरेक्ट छोटा बन जाएगा इक्वेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट हो रही है, एसोसिएट पालन हो रहा है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लास्ट में लिख देंगे। ये बड़ा मामला अगर आप लिखना चाहो तो अच्छी बात है, डेफिनेशन लिख दो, साथ में क्लोजर भी है, एसोसिएटिविटी भी है, आइडेंटिटी डेफिनेशन लिख दोगे तो अच्छी बात है, नीचे लिख देना एक्सेप्ट हो रही है। आइडेंटिटी टेबल में देखने से, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आप लिख दो टेबल में देखने से। अब आइडेंटिटी कैसे चेक करते हैं? टेबल में देखो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब आपने डेफिनेशन क्या लिख दी? आपने कहा था कि ए कोई एलिमेंट होगा जो जी का एलिमेंट होगा, और ए के साथ में गुणा होगा ई का, या ई गुणा पहले कर जाए ए से, वापस आंसर ए ही आना चाहिए, वापस वही एलिमेंट आ जाना चाहिए ए का ई। तो जिस एलिमेंट से आपने गुणा किया है वो कौन है? आइडेंटिटी। अब टेबल में कैसे देखें साहब? टेबल में मतलब ए का मतलब आप इनमें से कोई लो गया, या फिर इनमें से कोई एलिमेंट लो गया। ए की जगह आप वन ले सकते हो, माइनस वन ले सकते हो, आयोटा ले सकते हो, माइनस आयोटा ले सकते हो। इसका मतलब अगर वन लेते हो तो वन को किससे गुणा करेंगे वन ही आ जाए, तो जिससे भी गुणा किया है वो आइडेंटिटी है। या फिर आयोटा, एक की जगह आयोटा ले सकते हैं कि आयोटा को किससे गुणा किया आपने कि आयोटा आ जाए। तो आपको टेबल में अच्छे से देखना है कि चाहे तो आप रो के नीचे रो देख लो, ये रो है, इस रो के नीचे रिपीटेड ऐसे ही रो कहीं ना कहीं मिलेगी आपके टेबल में, चाहे यहाँ मिल जाए, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। अब देखो वन के नीचे वन आना चाहिए, माइनस वन के नीचे माइनस वन आना चाहिए, आयोटा के नीचे आयोटा आना चाहिए, माइनस आयोटा के नीचे माइनस आयोटा आना चाहिए। अगर ऐसी रो कहीं आपको मिल रही है सेम डिटो, तो जिसके कारण, जिस एलिमेंट के कारण ऐसा हुआ है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। और अगर ऐसी रो नहीं मिल रही है आपको तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखो साहब, वन के नीचे वन आ गया, माइनस वन के नीचे माइनस वन आ गया, आयोटा के नीचे आयोटा आ गया, माइनस आयोटा। किस एलिमेंट के कारण हुआ है ऐसा? इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो गया? वन हो गया। के पास है कि नहीं है? तेरा साहब, तो आइडेंटिटी एलिमेंट। अब टेबल में आइडेंटिटी देख लिया, टेबल में एसोसिएटिविटी देख लिया, टेबल में क्लोजर देख लिया हमने, तो टेबल में इनवर्स भी तो देख सकते हैं। टेबल में तो अबेलियन प्रॉपर्टी, और टेबल में इनवर्स कैसे देखें? टेबल में इनवर्स देखो, इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इनवर्स प्रॉपर्टी कैसे देखोगे? इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि टेबल में देखो। अब इनवर्स प्रॉपर्टी के पहले डेफिनेशन याद करो। डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एक एलिमेंट ले लो जो जी का होना चाहिए। अब ए गुणा करे बी से, या फिर बी गुणा करे ए से, आना आइडेंटिटी चाहिए, ई चाहिए। ई का मतलब यहाँ आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का मतलब अभी जो ऊपर निकाल के लेके आए आइडेंटिटी का मान वन। जैसे अब एलिमेंट आपने फिक्स कर लिया कि मैं जैसे पांच ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास कोई भी एलिमेंट है वो एलिमेंट ले लो आप, जैसे ए की जगह आप वन ले सकते हो, माइनस वन ले सकते हो, आयोटा ले सकते हो, माइनस आयोटा ले सकते हो। अब अगर मैं वन ले लेता हूँ तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वन किससे गुणा करे कि आइडेंटिटी ई का ई आ जाए, ई का मतलब वन आ जाए। तो जिससे ये गुणा करेगा, मैंने कहा था कि इनवर्स कौन होगा यहाँ? इनवर्स होगा बी। ए का इनवर्स कौन कहलाएगा? इनवर्स ऑफ ए बराबर बी, यानी बी का मान देखना आपको। तो जैसे ए की जगह आपने वन ले लिया, तो आप चेक करो वन के सामने कहाँ वन आ रहा है, क्योंकि आपको रिजल्ट में वन चाहिए। तो वन के सामने कहाँ वन आ रहा है? माइनस वन के सामने कहाँ वन आ रहा है? आयोटा के सामने कहाँ वन आ रहा है? माइनस आयोटा के सामने कहाँ वन आ रहा है? जब जब इस एलिमेंट के सामने माइनस वन आएगा, चाहे आप कॉलम से देख लो चाहे आप रो से, यहाँ से देख लो पहले, वन के सामने कहाँ वन आ रहा है, माइनस वन के सामने कहाँ वन, एक ही बार आएगा आयोटा के सामने, चाहे यहाँ से देख लो। अब भाई ये वन क्यों आया? आपने वन का इनवर्स देखना चाहा था, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, वन का इनवर्स देखना है तो वन के सामने कहाँ वन आया? ए आपने लिया था, ए के सामने क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए, ई का मतलब वन है, वन के सामने कहाँ वन आना चाहिए? वन के सामने वन। इनवर्स ऑफ वन आपने वहाँ भी लिखा था, वाली स्लाइड में देखो आया था आपके पास इनवर्स ऑफ वन। अब कहो कि एक की जगह दूसरा एलिमेंट लो, माइनस वन लो, तो माइनस वन ये रहा, तो आपको साफ पता चल जाएगा माइनस वन का इनवर्स वन, माइनस वन के सामने वन का आ रहा है, ये आ रहा, तो माइनस वन का वहाँ भी देख लो माइनस वन का।
-1 का -1 का -1 का इन्वर्स देखो। अब देखो फिर आयोटा का इन्वर्स, आयोटा के सामने आइडेंटिटी कहाँ आ रही है? आयोटा ये है, चाहे यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से एक ही बात है। आयोटा के आयोटा के सामने आइडेंटिटी आ रही है यहाँ, ये आयोटा नहीं, ये 1 है। तो आयोटा का इन्वर्स यानी जिसके सामने आयोटा के सामने कहाँ 1 आ रहा है, ये आ रहा, तो इसका इन्वर्स कौन हो जाएगा? यहाँ भी देख लो आयोटा का इन्वर्स आपने, आयोटा का इन्वर्स। फिर आप माइनस आयोटा चारों एलिमेंट का इन्वर्स चेक करने हैं, सॉरी चारों एलिमेंट का इन्वर्स चेक करने हैं, तो माइनस आयोटा के सामने कहाँ 1 आ रहा है? ये आ रहा साहब, ये किसके कारण आ रहा है? माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या हो जाएगा? क्या प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी आपके पास है? भाई 1 का इन्वर्स 1 है, 1 मेरे पास है, -1 का इन्वर्स -1 है, तो -1 मेरे पास है। आयोटा का इन्वर्स आयोटा है, माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा मेरे पास है, माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा है एलिमेंट के, का मतलब टेबल में साफ साफ पता चल रहा है, क्लोजर भी है, आइडेंटिटी। तो जब भी फाइनाइट सेट हो उनको टेबल में फिर आप आंसर, भाई अच्छा क्वेश्चन। तो मैं तो कहूँगा ऑर्डर भी पूछता है, साइक्लिक ग्रुप के बारे में पूछता है, तो ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में मिलेगा। 1 -1 ऑर्डर पूछ सकते हैं एक एलिमेंट का, आगे हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन पे आपको है कि ये ग्रुप है कि नहीं है, आप इसके बारे में बता सकता है कि इसके सब ग्रुप कौन, सेकंड और थर्ड यूनिट में, थर्ड और फोर्थ, थर्ड तो यही है, थर्ड में ये सब ग्रुप, तो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बारे में देखेंगे, साइक्लिक ग्रुप के बारे में देखेंगे। फिर यूनिट में हम आगे भी देखेंगे, जैसे 5वें में है कि कोटि पूछ, ऐसे प्रत्येक एलिमेंट की कोटि भी निकाल कैसे निकाली जाती है और कितनी उसकी कोटि, क्लियर है साहब? तो ऐसे हम फाइनली रिजल्ट को देखते हैं, ये ग्रुप है। तो क्या हम टेबल हर जगह बना सकते हैं? क्या हम टेबल हर जगह बना सकते हैं? मैंने कहा था कि अगर फाइनाइट है तो टेबल बना लो, इनफाइनाइट है तो टेबल नहीं बनेगा। मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, आपकी बुक है अंदर, Z प्लस ग्रुप है कि नहीं है, तो चेक करना है ग्रुप है, क्या ग्रुप है ये, तो हम चेक करते हैं। Z का मतलब आपको पता होना चाहिए Z क्या है। तो कल पहले वाली क्लास में, जो आज तीसरी क्लास है, उस पहले और उससे पहले वाली क्लास में, यानी फर्स्ट क्लास में हमने ये देखा था, हाँ तीसरी क्लास है, तो उससे पहले वाले हमने देखा था कि Z का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब माइनस देखे, पूर्णांक पूरे पूरे अंक आने चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सब कुछ, माइनस इन्फिनिटी पूरे पूरे अंक आते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं होता। -3 है, इधर चलोगे -4 आ जाएगा, इधर चलोगे सेट का आपको पता, संक्रिया कौन सी है, प्लस है। अब यार क्या मैं इसका टेबल बना सकता हूँ? अगर मैं इसका टेबल बनाने बैठ जाऊँ तो मुझे यहाँ सेट के एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, तो मुझे लिखने कितने पड़ेंगे? माइनस इन्फिनिटी एलिमेंट। अब क्या ये टेबल बना पाओगे आप? तो मजबूरी है, टेबल बनेगी नहीं। इन्फिनिटी एलिमेंट कैसे लिख सकते हो आप कोई ना कोई एलिमेंट को तो स्किप करो, तो मतलब आप यूं लिखोगे 1 2 3 सॉन इन्फिनिटी या -1, तो सॉन किया है तो आप डायरेक्ट ही देख लो ना, आपने बीच में एलिमेंट को स्किप कर दिया, इसका मतलब जो स्किप किया वो आप वहां नहीं लिखोगे करेक्ट में। तो इसका मतलब अगर इनफाइनाइट, ये सेट कौन सा है? इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें अनंत एलिमेंट है, और अनंत एलिमेंट है वो इनफाइनाइट सेट हो जाता है। अनंत है तो इसका मतलब सारे एग्जाम्पल यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ सारे एग्जाम्पल आ गए थे, फॉर ऑल जितने भी थे वो सारे दिख जाते हैं, इसका मतलब उनको टेबल में लिख लेते। अब यहाँ टेबल में लिखेंगे नहीं, हम सीधा आ जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को करने का, इनफाइनाइट क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि सबसे पहले क्या है, सेट चेक करना है, जीवन लिखो, जीवन का मतलब क्लोजर देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है साहब, वो देखो। डेफिनेशन लिखें क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉर ऑल, दो ही एलिमेंट लेने हैं, वो इस बार होने किसके चाहिए? Z के होने चाहिए, होने चाहिए Z के। तो फिर आपको क्या करना है, दोनों के बीच में संक्रिया लगानी है और चेक करना है Z के पास है कि नहीं है। अब आप इस बात को यूं, अब आपको दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, काम इतना ही था। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है, आपको कोई ऐसा एग्जांपल मिल जाता है इस एग्जांपल में कि नहीं साहब दो पूर्णांक, ये कह रहा है कि A और B Z के लो, इसका मतलब A और B पूर्णांक है। अब A और B की जगह कुछ भी ले सकते हो, A की जगह -3 ले लो, B की जगह -5, A की जगह 2 ले लो, B की जगह 3 ले लो, ये भी चलेगा। पर होने पूर्णांक, ऐसा नहीं है A की जगह 2.5 ले लिया और B की जगह 4.25 ले लिया, फिर नहीं चलेगा। A की जगह 2.5 ले रहे हो, आप बता रहे हो A Z का है, तो 2.5 Z में कहाँ होता है यार? या 5/2 या 2 से 1/2 है? मैंने तो कहा ये पूर्णांक है, और पूर्णांक का मतलब पूरे पूरे अंक है, तो वही एलिमेंट लेने हैं जो Z के पास है। पहली बात तो Z के पास ये बहुत सारे एलिमेंट है, इनमें से आपको कोई जो अच्छा लगे, जैसे मुझे 3 -3 और -2 अच्छा लगा, -3 अब ये कह रहा है कि -3 और -2 ले लिया आपने,
तो इन दोनों अब अपने दिमाग में करना, ऐसे एग्जाम्पल लिखना नहीं है कि जैसे ए की जगह -3 ले लिया, बी की जगह -9। ऐसे तो आप अगर -3 -2 ले रहे हो, किसी को 1 2 अच्छा लग रहा है, किसी को 0 और 1 अच्छा लग रहा है, किसी को 2 और 3 अच्छा लग रहा है, तो सारे एग्जाम्पल लिखोगे नहीं, सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे। तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है कि ए बी बिलोंग। अब आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगा यार, ए और बी जेड क्या है, इसका मतलब ए और बी दोनों पूर्णांक है, और आप नीचे लिख रहे हो कि ए एंड बी बिलोंग्स टू दैट, इम्प्लाइज का मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, अगर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट हो जाएगी, नहीं तो मैंने कहा दो पूर्णांक लिया मैंने, ए बी का मतलब दो पूर्णांक लिया, दो पूर्णांक जब जुड़ेंगे तो क्या पूर्णांक क्या आएगा? जब दो पूर्णांक जुड़ेंगे, जैसे आपने -3 और -2 ले लिया, एक बार एग्जांपल के लिए लिखना नहीं है, ए की जगह -3 ले लिया, बी की जगह -2 ले लिया, तो आप यहाँ करोगे -3, संक्रिया लगाओगे +2 प्लस, और एलिमेंट बी की जगह -2 ले लिया, तो इससे आंसर क्या आएगा? -3 -2, आंसर आएगा -5, -5 -3 -4 और -5 यहाँ होगा ना, तो रिजल्ट के पास होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये लिखना नहीं है भैया आपको, कहीं आप ये कर दो कि हम लिख लेंगे, नहीं, एग्जाम्पल तो बहुत सारे बन सकते हैं ना, कोई एग्जाम्पल नहीं लिखना, अपने दिमाग से कैलकुलेशन करनी है। क्या कोई भी पूर्णांक जुड़ने के बाद में पूर्णांक ही रहेगा? हाँ साहब, कोई भी पूर्णांक हो वो पूर्णांक ही रहेगा। तो इसका मतलब जो कुछ भी ए और बी की जगह लोगे, जोड़ोगे, 10 संक्रिया है, गुणा होती तो मैं गुणा करता, प्लस है तो प्लस करके देखा, प्लस करके देखा, देखने से मुझे दो पूर्णांक जुड़ेंगे, पूर्णांक ही रहेंगे। इसका मतलब क्या, सभी एग्जाम्पल के लिए चाहिए, इस बड़े एग्जाम्पल में सभी, कोई भी ए बी की जगह कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मतलब आप लिख लो क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्त गुणधर्म, फलन, हम ये काम कर रहे थे, डेफिनेशन ये रहेगी अपनी। अब जी1 तो हो गई, अब बारी जी2 की। जी2 की डेफिनेशन याद रखो, पहले तो नाम याद रखो, क्या नाम है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी डेफिनेशन क्या है? इसको तीन एलिमेंट ले होने चाहिए, होने सेट कीजिए, सेट किसका है कि मुझे सेट की जाए, तीन एलिमेंट सेट। ए रिजल्ट क्या आना चाहिए? चाहे लास्ट दो की संक्रिया कौन सी है, प्लस है तो प्लस करो, यहाँ स्टार लगा के बताया था मैंने आप, दो भी संक्रिया क्या लगा लेंगे, बराबर आना चाहिए। कोई भी तीन पूर्णांक ले लो, जैसे 1 2 3 ले लिया रैंडमली, आप कह रहे हो पहले एक और दो को जोड़ दो, या फिर दो और तीन को जोड़ दो, उसमें एक जोड़ दो, छह आएगा, या फिर एक और दो को पहले जोड़ दो, वो तीन आएगा, और तीन तीन में जुड़ जाएगा तो छह आएगा, दोनों ही तरफ से। कोई भी एग्जाम्पल ले लो ना, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एक की जगह एग्जाम्पल का मतलब एक की जगह कोई भी एलिमेंट ले लो, -1 -2 -3 ले, -1 0 1 ले लिया, कुछ भी ले लो, -1 0 1 लोगे तो -1 प्लस 0 -1, सॉरी +1 1 1 -1 0 आ जाएगा, और यहाँ +1 -1 0 हो जाएगा, 0 0 में ऐड होगा 0, तो फाइनली दोनों ही तरफ से मामला बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, एक्सेप्ट, यही बात दोबारा लिख दो, आता है सर, गुणधर्म का पालन होता है। अरे नहीं, पालना नहीं, पालना कैसे हो सकता है, पालन होगा भाई, पालना थोड़ी होगा। ठीक है भाई, दो प्रॉपर्टी, बात आई तीसरी, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? आइडेंटिटी, कौन सी है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है कि रैंडमली कोई भी एलिमेंट जो होना सेट का ही चाहिए, यानी सेट इस बार जेड है, जेड का ही होना चाहिए, ए में क्या जुड़े, जुड़े साहब, ए में ई जुड़े, क्योंकि मैंने कहा जब भी आइडेंटिटी आएगी ई लिख दिया करो, ए में ई जुड़े, या फिर ई में ए जुड़े, ए में ई जुड़े चाहे ई में ए जुड़े, एक ही बात है, दोनों से मान बराबर आना चाहिए, तो ये जो वापस ए आ जाना चाहिए, वापस ए ही आएगा, अगर आइडेंटिटी है तो इस एलिमेंट का इस जैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस एलिमेंट पे, तो वापस ए ही आना चाहिए। तो यहाँ से ई का मान निकालना है, चाहे इससे निकाल लो और इससे दोनों से निकाल लो, दोनों से मान बराबर आना चाहिए, ई का मान यहाँ 0 आएगा, ए माइनस ए हो जाए। क्या ये जेड के पास है? इंटीज आइडेंटिटी जो भी आई है वो देखनी है आपके पास सेट के पास है कि नहीं, जेड सेट निकालो, जेड सेट में कौन कौन से एलिमेंट थे, मेरा सब जेड, जेड सेट में क्या 0 नहीं, तो यहाँ जो आइडेंटिटी होगी क्या 0, अब मैं कहूँगा आइडेंटिटी क्यों लिखूंगा, अच्छा आइडेंटिटी, तो याद रखना जब जब प्लस आएगा तब तब जीरो ही आएगा, जब जब प्लस आएगा तब तब जीरो ही आएगा, आइडेंटिटी तब तब जब जब प्लस आएगा तब तब, चाहे वो मॉडलेस मॉड समसेस प्लस बात करें, एक संक्रिया और होती है जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ, अब मैं आगे बात बता दूंगा, ये है प्लस ही और थोड़ा सा इससे अलग है,
एक बार के लिए इसको जब जब आप तो सिर्फ इस बात को याद रखो कि जब जब प्लस आएगा तब तब आइडेंटिटी आइडेंटिटी हमेशा संक्रिया की होती है, आइडेंटिटी हमेशा संक्रिया की होती है, और आइडेंटिटी हमेशा संक्रिया की होती है, एलिमेंट की नहीं होती है सर। एलिमेंट चाहे आप 6 लो, चाहे आप 7 लो, चाहे आप 9 लो, और अगर आपने प्लस किया है, प्लस की आइडेंटिटी देख रहा हूं, तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि साथ में क्या जोड़ों की साथ ही आई। ए प्लस ई बराबर ए, वापस ए ही आ जाना चाहिए। 7 प्लस बराबर 7, यहाँ से ई का मान हमेशा 0 आएगा, चाहे 7 की जगह 8 ले लो, ई का मान 0 है। इसका मतलब जब जब प्लस है तब तब, जब जब गुणा तब तब। तो प्लस की आइडेंटिटी 0, गुणा की आइडेंटिटी 1, प्लस की आइडेंटिटी 0, गुणा की आइडेंटिटी, तो यहाँ प्लस था और प्लस की आइडेंटिटी 0, और आपको ये देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है यानी आपके सेट के पास था कि नहीं है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रहा है, अतः अतः आइडेंटिटी क्लियर, 3 प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी। थोड़ा ध्यान, अच्छा इससे दोनों से निकाल के देख लें। मैं यहाँ एक से निकाल के लेके आया, ए प्लस ई बराबर ए किया, तो वैल्यू ए की तरफ से लेके आया हूँ। आपको दोनों तरफ से कर, ए प्लस ई करो तो भी ए ही आना चाहिए, या ई प्लस ए करो, इसको मैंने पहले ही बता दिया। अगर ये एलिमेंट आपने लिया है तो एलिमेंट के ई है वो राइट हैंड साइड में बैठा है, इसलिए मैं इसको कहूँगा ये दक्षिण तत्समक है। ग्रुप में ऑर्डर का बड़ा महत्व होता है। अगर ऑर्डर का पालन नहीं होता है तो वो कर्म विन्य में हो जाता है, और अगर ऑर्डर का प्रत्येक एलिमेंट का पालन ए गुणा बी, और ग्रुप में कभी बी गुणा ए बराबर नहीं होते हैं प्रत्येक सेट के लिए। आप जैसे 3 गुणा 5 और 5 गुणा 3 कर देते हो बराबर होता है, तो ये न्यूमेरिकल के लिए ठीक है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात कर रहे हो तो ये साफ साफ कहेगा कई बार ऐसा होगा, कई बार होगा ऐसा। ए गुणा बी वो संक्रिया पे डिपेंड करता है कि संक्रिया कैसी है। जैसे यहाँ गुणा है तो वो तो आप न्यूमेरिकल की तरह भी देख रहे हो, 5 5 3 के बराबर ही होता है। आप कैसे कह सकते हो? आपको फिर बता देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और तो बीज गणित पढ़ रहे हैं। बीज गणित का पहला पार्ट ग्रुप थ्योरी है, और यहाँ कर्म का पढ़, तो देख लेना भाई दोनों ही तरफ से कर्म का महत्व है। इसका मतलब ई चाहे पहले आए, ई चाहे बाद में आए, ई अगर बाद में आया ए के, तो मैं कह दूंगा ये राइट हैंड साइड में बैठे, इसका मतलब ये दक्षिण तत्समक है। ए के अगर लेफ्ट हैंड साइड, वाम तत्समक, बायां पक्ष, राइट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी, दोनों तरफ से मान निकालना है साहब, आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी दोनों में ही। फॉर प्रॉपर्टी हो जाएगी इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी बड़े मजेदार प्रॉपर्टी। अगर तीसरी प्रॉपर्टी है आपके पास तो चौथी आएगी, तीसरी नहीं है तो चौथी भी स्किप होती, चौथी भी नहीं करनी है। अब इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रैंडमली कोई भी एक एलिमेंट लो पर आपके सेट का होना चाहिए, सेट इस बार जेड है, जेड ले लिया। अब मैंने कहा था कि लेट मान लिया करो जो भी आपने एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट का इनवर्स मान लो बी है। तो अगर ए संक्रिया में बी एलिमेंट के साथ आके बैठेगा, तो आपने कहा ए एलिमेंट और ए का बी इनवर्स है, और जब जब ऐसा होगा ग्रुप में, एक एलिमेंट आ गया, दूसरा उसी एलिमेंट का इनवर्स आ गया संक्रिया में, तो जो भी संक्रिया होगी, प्लस होगी तो प्लस वाली संक्रिया के लिए होगा, गुणा होगा तो गुणा वाली संक्रिया। तो ए प्लस बी, ए एलिमेंट और आपने मान लिया बी उसका इनवर्स है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के एलिमेंट इनवर्स है तो हमेशा इस संक्रिया की आइडेंटिटी आएगी, हमेशा ग्रुप में, हमेशा जब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का इनवर्स पास में आके बैठेगा। अभी मैं आपको बता दूंगा, चाहे आप इसमें एलिमेंट को पहले लगा दो, यानी इनवर्स को मैं पहले लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनवर्स एलिमेंट को मैं पहले लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनवर्स एलिमेंट को चाहे मैं बाद में लिख दूं, फर्क नहीं पड़ेगा। आना ई ही चाहिए, और जब जब ई आएगा तब तब मैं कहूंगा ए एलिमेंट बी का इनवर्स है, बी एलिमेंट ए का इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए। ये भी मजेदार बात है, ये एलिमेंट इसका इनवर्स हो जाएगा, ये एलिमेंट इसका इनवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ से बी की वैल्यू निकालो एक बार के लिए, ए प्लस बी, एक से ही निकाल लो क्योंकि प्लस है, चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से कर लो। आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है? 0 है। अभी निकाल के लेके आओ, ई बराबर 0, ई का मान रख दो। तो यहाँ से ए एलिमेंट तो आपको पता है, आपने जो भी एलिमेंट आपने एग्जांपल लिया वो ए तो आपको पता है, तो यहाँ से बी नहीं पता है, बी का मान निकालना है। बी बराबर कितना आ जाएगा? -a, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से, बराबर दोनों से क्या आएगा? क्या ये जेड के पास है? अब आप एग्जाम्पल सोचो, अब सोचो एग्जाम्पल। एक की जगह जैसे मैंने कहा कि 5 ले लेता हूँ, एक की जगह मैं 5 ले सकता हूँ, आपने कहा जेड का कोई एलिमेंट लेना है तो एक की जगह 5 ले लिया। 5 का इनवर्स मान लेते हैं बी होगा, तो 5 प्लस बी बराबर ई मतलब 0 आना चाहिए, तो बी की वैल्यू कितनी आई? -5। यानी आपने 5 का इनवर्स बी बताया और बी का मान -5 बता रहे हो, इसका मतलब 5 का इनवर्स कौन हो गया? -5। तो हम इसको यूं पढ़ेंगे, तो साथ में पढ़ेंगे आइडेंटिटी को। 5 का योज्य प्रतिलोम -5, 5 एलिमेंट था जेड का, उसका योज्य प्रतिलोम -5। अब 5 का योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब जोड़ दिया आपने, संक्रिया आपने जोड़ लगाई है, इसलिए आपने योज्य बोल दिया। अगर गुणा करता तो गुणा बोल देता, 5 का गुणन प्रतिलोम 5। अब देखो पीछे वाले में सेट देखो आप,
अगर मेरे पास यहाँ 5 है तो भाई यहाँ -5 भी तो होगा, यानी इस एलिमेंट का इनवर्स कौन है, ये। अगर मैं 4 ले लेता तो 4 का इनवर्स कौन होता, -4। 3 लेता हूँ तो आपने कहा है ना, तो जो भी एलिमेंट लिया उसके आगे माइनस लगा दो, उसका इनवर्स है प्लस में। तो 3 का इनवर्स कौन हो जाएगा, -3। इस एलिमेंट का भी इनवर्स, इसका एलिमेंट कौन हो जाएगा, इस एलिमेंट का इनवर्स कौन हो जाएगा, ये। इस एलिमेंट का इनवर्स 0 का इनवर्स -0। -0 क्या होता है, 0 तो न्यूट्रल होता है, नहीं तो प्लस लेता है, नहीं माइनस लेता है। 0 का इनवर्स 0। तो क्या 0 का इनवर्स नहीं है, नहीं 0 तो खुद है ना। 1 का इनवर्स नहीं है 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, सभी एलिमेंट का इनवर्स है। और आप कहोगे इस वाले साइड से तो चेक ही नहीं किया, तो मैंने कहा -1 का इनवर्स कौन हो जाएगा, आप चेक कर लो यार। -1 का इनवर्स, ए की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, तो ए में तो आपके पास -1 भी तो है, तो -1 ले लिया। तो मैंने कहा जो भी एलिमेंट होगा उसका अगर मैं योज्य प्रतिलोम देख रहा हूँ इस वाले केस में, तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, जो भी एलिमेंट आएगा बी उसका इनवर्स है, और बी का आंसर आया -a। इसका मतलब जो भी एलिमेंट ले रहे हो उसके आगे माइनस लगा के देख लो। तो -1 लिया है तो माइनस ऑफ -1 उसका इनवर्स हो जाएगा। माइनस ऑफ -1, अगर ए की जगह -1 लेता हूँ तो इसका इनवर्स बी हो जाएगा, बी की -1 -1 -1 +1। इसका मतलब -1 का इनवर्स वापस 1 हो जाएगा, -2 का इनवर्स वापस 2 हो जाएगा। तो 2 का इनवर्स -2, -2 का। योज्य प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, गुणन प्रतिलोम की बात नहीं कर रहे। जब जब संक्रिया चेंज होगी तब तब प्रतिलोम भी चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि z सेट के लिए यही प्रतिलोम होंगे, नहीं, z अगर प्लस है तो यही। तो सभी एलिमेंट का इनवर्स भी विद्यमान है, नीचे लिख देना, क्या कहता है, लिख देना, कहता है इनवर्स प्रॉपर्टी भी चारों प्रॉपर्टी एक से का मतलब z प्लस, मतलब z प्लस क्या है, आगे बात दिमाग में, z प्लस क्या है। अब आपका काम ये है कि आप n प्लस को चेक करो। आप z प्लस को तो आपने चेक कर लिया, आप q प्लस को चेक करो। q का मतलब रेशनल नंबर का सेट है, पहले वाली स्लाइड, पहले वाले वीडियो में जाके देखो आप, q के बारे में मैंने बताया है, q एक रेशनल नंबर का सेट है। रेशनल नंबर का सेट है, इसका मतलब वो 0 से लेके सॉरी माइनस पॉजिटिव सब कुछ होता है, p/q फॉर्मेट में। वहाँ मैंने बताया कि रेशनल नंबर को आप किस किस टाइप से देख सकते हो। q प्लस आप देख सकते हो, n प्लस आप देख सकते हो, z प्लस आपने कर ही लिया, r प्लस आप देख लेना। और c प्लस मैं बता दूंगा एक बार के लिए, c कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट है। और एक में गुणा के लिए आप r क्रॉस करके देख, इस बार रियल नंबर का सेट है, संक्रिया गुणा है, यहाँ रियल नंबर का सेट है, संक्रिया प्लस है। तो मैं इनके आंसर भी बता देता हूँ, ये ग्रुप नहीं होता है, ये ग्रुप होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, और ये ग्रुप नहीं। अब इसमें आपको दिक्कत आएगी, इसमें आपको दिक्कत आएगी, आप इसको ग्रुप करके ले, यहाँ एक यूनिक ऐसा एग्जाम्पल है, आप 4 रोल कर रहे हो, ये एग्जाम्पल यहाँ से सेट स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए